तुंदे दानी तारे तारानी तेरे नदी तारे दानी तेरे नाथ दारे दानी नारे दानी तुंदे दानी तारे तारानी। यदि आपने हमारे वॉइस ऑफ पानीपत के पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। वेब पोर्टल चैनल के जरिए हम पानीपत की विभिन्न राजनीतिक हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिसको आप सुनना चाहते हैं या जिसको आप चैनल के जरिए देखना चाहते हैं। बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ ग्रामीण विधानसभा से जो एमएलए हैं महिपाल डांडा, वो हमारे साथ रहेंगे। लंबा चौड़ा इनका इतिहास रहा है राजनीति में, कई सालों से ये राजनीति करते आ रहे हैं। इन्हीं से ही जानते हैं इनका परिचय क्या है और उसके बाद हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। डांडा साहब, स्वागत है आपका जी। एक आपका परिचय जानना चाहूंगा मैं 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना। 1987 से लेकर 1997 तक लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों पर मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। 1997 से लेकर 2004 तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य से लेकर और प्रदेश सह मंत्री तक के दायित्वों का निर्वहन किया है। 2004 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और जिला उपाध्यक्ष के नाते मैंने जिम्मेवारी ग्रहण की। बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी पानीपत जिले का महामंत्री बना और 2009 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और 2012 में मैं भारतीय किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, मैं उसका प्रदेश का अध्यक्ष रहा। उसी दौरान मुझे टिकट मिला तो आज लगभग 3 साल होने को है मैं विधायक हूँ पानीपत ग्रामीण विधानसभा से। शुरुआत इसी बात से हम लोग करते हैं कि किसान प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं बीजेपी में। लोगों की डिमांड या किसानों की डिमांड ये थी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर, और आप लोगों ने बड़ा एजिटेशन किया शुगर मिल किसानों के साथ मिलकर। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक भी नहीं लागू हो पाई। देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एकदम लागू हो जाए यह संभव नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो बना के 2006 में स्वामीनाथन जी ने भारत की सरकार के सामने रखी थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस वक्त ये रिपोर्ट बना के दी थी और जब वो रिपोर्ट बना के दी तो तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार है वो इसकी रिपोर्ट पर सहमत और असहमत कुछ भी नहीं हुई और उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और हुड्डा जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और उस अध्यक्ष बनते हुए वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाए जिसके कारण किसानों को इसमें किसी भी प्रकार का लाभ मिल सकता हो। वो अपने कार्यकाल में रहते हुए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल के रखते रहे और जैसे ही हमारी सरकार आई, उस वक्त आने से पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे मार्च निकाले हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए। और उस वक्त भी हम लोग ये कहते थे कि इसको चरणबद्ध तरीके से आप लोग लागू कर सकते हैं, मगर उस वक्त की सरकार ने इसकी बात को सुना नहीं और किसानों की हालात पर उन्होंने कोई चिंता व्यक्त भी नहीं की। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने आते निर्णय लिया कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से किसानों की समस्याओं को हल करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लोग लागू करेंगे। जैसे हमारी सरकार सत्ता में आई, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी आगे बढ़ के काम किया है। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, हर बिंदु के ऊपर काम करना, हर बिंदु को समझना, यही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में तय है, लिखा हुआ है। स्वामीनाथन जी ने पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आप जो स्वामीनाथन आयोग की जो मेरी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट पे आप काम कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ऐसा जो रिपोर्ट बनाने वाले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कहा है। हमने जैसे पहले किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, जब फसल बर्बाद होती थी तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले, ऐसा स्वामीनाथन आयोग में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उसमें कहा है। हमारी सरकार ने बनने के तुरंत बाद ही 12,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को फसल का मुआवजा दिया
हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी आगे बढ़ के एक स्टेप काम। तो रिपोर्ट लागू नहीं हुई, जो उनके बिंदु आप उन पे काम कर रहे हैं। बिंदु काम करना और रिपोर्ट लागू करना एक ही बात तो है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसान को सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। तो दुरुस्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को लागू किया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से देश को 3-4 चरणों में हम लोग पूरे देश में सिंचाई की व्यवस्था करने वाले हैं और उसमें अलग अलग कालखंड में अब अलग अलग स्टेट्स को उसमें ले रहे हैं और 2022 तक हिंदुस्तान के हर खेत को पानी मिले, इस बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के कृषि मंत्री, स्टेटों के कृषि मंत्री उस पर बहुत बारीकी के साथ काम भी कर रहे हैं। नहीं, फिर पेच कहाँ फंसा हुआ? किसानों के दिमाग में यही चीजें आ रही हैं। देखिए, पेच कहीं नहीं फंसा हुआ। आप लोगों के सामने अगर आटा रख दे और कहे कि रोटी सीधी मुंह में आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। आटे को पहले गूंथना भी पड़ेगा, आग सिलगानी पड़ेगी, तवा रखना पड़ेगा, रोटी सेक के तब आप लोग खाएंगे। तो उसमें भी चरणबद्ध तरीके से ही रोटी आपको मिलेगी। सीधा ही आटा आपके पास आ गया, रोटी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो किसानों के लिए इतना काम कर रही है आपकी सरकार, आज भी फिर एजिटेशन क्यों कर रही है? ये बात सही है। किसान समय समय पर अपनी मांगों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके सरकार के सामने पहले भी एजिटेशन करते रहे, अभी भी एजिटेशन कर रहे हैं। ये किसानों का राइट भी है कि वो अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखे, सरकार को अवगत कराए और सरकार की भी ये जिम्मेवारी है कि जो किसान है वो किसान की जो समस्या है उसको प्रायोरिटी पे लेके हल करें। अब उसको प्रायोरिटी पे लेके हल करने की बात है। अगर हम लोग पूरे देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कोई एक जिले में तो लागू नहीं होगी और पूरे देश में एक साथ लागू होनी है, तो पूरे देश की योजना तो एक साथ बनेगी। पूरे देश की जब योजना एक साथ बनेगी तभी तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हम लोग चरणबद्ध तरीके से 2022 तक किसानों के हर खेत को पानी देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। किसानों की फसल का उचित उनको मुआवजा, लागत मूल्य उनको मिले, ये भी है, मगर उसमें साथ के साथ ये भी है कि किसानों की जो लागत मूल्य उसको कम किया जाए और फसल का दाम जितना भी इंक्रीज हो सकता है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और जितना दाम उसका बढ़ेगा और लागत मूल्य कम होगी तभी जाके देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 2022 तक हम लोग हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे, तो वो चरणबद्ध तरीके से ही होगा, एकदम नहीं होगा। हमने खाद का दाम कम किया, खाद का दाम कम किया तो खाद के दाम के कम होने से किसान को जो लागत मूल्य बढ़ती थी वो लागत मूल्य कम हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। पानी की प्रॉब्लम है, उसको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से उस पानी की समस्या को हम लोग दूर करेंगे। तो पानी की जो समस्या है जिसके कारण उसको लागत बढ़ती है, उस लागत को हम लोग कम करेंगे। पेस्टिसाइड्स हैं, दूसरी चीजें हैं, उनके दामों में गिरावट आई है। गिरावट आने का सीधा मतलब कि जो फसल की लागत है उसकी को कम करना है। जितनी फसल की लागत को हम लोग कम करेंगे उतना ही किसान को ज्यादा प्रॉफिट होगा। यही हमारा सपना है और यही बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी कही है। तो शुगर मिल में कहाँ पे चटका हुआ है? आज भी वहाँ बैठे हुए हैं लोग, किसान बैठे हुए, शुगर मिल बन नहीं पा रही और आपके मुख्यमंत्री ने ही वहाँ अपना उद्घाटन किया था। जो लोग बैठे हुए हैं मैं उनको भी जानता हूं कि वो किस दल से संबंधित रखने वाले लोग हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि चौधरी बंसीलाल जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने निर्णय लिया था कि 1952 की बनी हुई शुगर मिल है, इस मिल को बंद किया जाए। हमारे पास इतना फंड्स नहीं है कि हम लोग इसको ठीक कर सकें। मगर कुछ लोग मिले, उन लोगों ने चौधरी बंसीलाल जी को आग्रह किया कि इसको बंद मत करिए, जितनी भी इससे पिराई होती है हम उतनी पिराई से काम चल जाएगा। यह कोऑपरेटिव की शुगर मिल है और इस शुगर मिल को अगर चालू रखेंगे तो ये पानीपत के हित के लिए अच्छा होगा। चौधरी बंसीलाल जी ने इस बात को मान लिया था। तभी हुड्डा चौटाला जी की सरकार आने से पहले चौटाला जी ये कहते थे कि शुगर मिल को हम लोग बाहर शिफ्ट करेंगे, शुगर मिल को बड़ा करके बनाएंगे। 6 साल वो मुख्यमंत्री रह के चले गए, इस शुगर मिल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चौधरी भजनलाल जी के नाम पर हरियाणा में सरकार का जो क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए भजनलाल जी भी आए थे और उन्होंने भी वायदा किया था किसानों से कि हम लोग आपकी शुगर मिल का काम करेंगे। मगर भजनलाल जी को कांग्रेस ने एक साइड में कर दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। वो भी लगातार उनकी पार्टी के सभी नेतागण वो लगातार ये कहते रहे कि हम लोग इस शुगर मिल को शिफ्ट करेंगे, शुगर मिल को शिफ्ट करेंगे, मगर किसी ने भी एक डक्का भी नहीं तोड़ा, किसी ने शुगर मिल की तरफ देखा तक भी नहीं। हमारी सरकार आई और जैसे ही मैंने इस विषय को, क्योंकि मैं गन्ना किसान भी हूँ,
मैंने बहुत बारीकी से समझा और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे शुगर मिल को शिफ्ट करने का मामला पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा है, मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे शुगर मिल को बाहर शिफ्ट करें। उन्होंने मुझे कहा कि एक बार जरा लैंड देखो। हमने लैंड देखी, लैंड देख के हमने डार गांव के सरपंच को कहा कि आप इसकी रजिस्ट्री शुगर मिल कोऑपरेटिव शुगर मिल पानीपत के नाम कराइए। उस तत्कालीन जो यहाँ पर एमडी होती थी गायत्री अलावत जी, उनके माध्यम से और हमने 38 करोड़ रुपए ये डार गांव की पंचायत में जमा कराए और जमा करा के हमने रजिस्ट्री करा के ये कोऑपरेटिव शुगर मिल के नाम से जमीन को, लैंड को हम ही लोगों ने खरीदा है। पहला भी स्टेप हम ही लोगों ने उठाया। फिर हमने तय किया कि हमने ये शुगर मिल बदलनी है, तो इसके लिए हम लोग एक बार मुख्यमंत्री जी को लेके आएंगे और इसका पत्थर लगवाएंगे। हमने उसका पत्थर लगवाया और हमने ये कहा कि भाई यहाँ भी 70 एकड़ जमीन है जिस शुगर मिल जहाँ प्रेजेंट में लगी हुई है, और वहाँ भी हमने 70 एकड़ जमीन ले ली। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री जी, ये जो शुगर मिल है इसको आप जल्दी करके बनवाइए। उनका यार बजट बहुत है, एकदम 350-400 करोड़ रुपया, 38 करोड़ रुपया अभी दिया है, तो इतना बजट निकालना एकदम संभव है क्या? तो मैंने उनको राय दी थी कि जी ये जो शुगर मिल अभी 70 एकड़ में, आप इस लैंड को हुड्डा में ट्रांसफर कर दीजिए और यहाँ पे रेजिडेंशियल जोन भी है, साथ में सब घर बने हुए हैं, यहाँ पे हुड्डा का सेक्टर अच्छा कटेगा और यहाँ से जो पैसा आएगा आप लोग उसको शुगर मिल में वहाँ पे लगाएंगे। बात में बीच में ये बात बड़े लंबे समय तक चलती रही कि इसको पीपी मोड पे लगा दिया जाए, प्राइवेट कंपनीज को ही लेके आई जाए। उससे किसानों को तो कोई नुकसान नहीं था, लग जाती, बट हम ही लोगों ने कहा कि सर ये 1952 का शुगर मिल है और कोऑपरेटिव का है, तो मेरा निवेदन है कि इसको कोऑपरेटिव में ही अगर आप रख के बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो फाइल घूमती रही और पिछले दिनों वो फाइल फाइनेंस में पहुंच गई और फाइनल्स में पहुंचने के बाद उसको हरी झंडी मिल गई है। मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर तक शायद इसका टेंडर भी हो जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यानी कि आपकी सरकार में रहते रहते शुगर मिल का 100%। चलो उससे हटके बातचीत करते हैं। अब आपके इलाके में आते हैं, ग्रामीण में। वो भी ग्रामीण में ही है। वो ग्रामीण में है, शुगर मिल किसानों का मुद्दा था। यहाँ मुद्दा उठाते हैं कि जब आप सत्ता में नहीं थे, एक मुद्दा तब भी उछला था कि प्राइवेट जो ग्रामीण की जो कॉलोनियाँ या ग्रामीण का क्षेत्र है, अनअप्रूव्ड कई जगह क्षेत्र है, ये कॉलोनियों को पक्का करवाने की बात आपने बड़े जोर शोर से उठाई थी। पेच अटक गया कहीं, आपको पता है कहाँ अटका है। मतलब वो विकास नहीं हो पा रहा ग्रामीण में, जैसा आप लोग वायदे करके आए थे सत्ता में। हमारे विधानसभा की तासीर बाकी विधानसभाओं से जरा हटके है। मेरी विधानसभा में सेक्टर 11 और 12 को छोड़ दें, बाकी सब सेक्टर हुड्डा के ये पानीपत ग्रामीण में है। सेक्टर 6 हमारा मिनी सेक्ट्रेट, ये भी पानीपत ग्रामीण में है। सेक्टर 6, 7, 13, 17, 40, 24, 25, 29, 29 पार्ट 2, इसमें इंडस्ट्री भी है, इसमें हुड्डा के रेजिडेंशियल सेक्टर भी हैं, 40 गांव भी हैं और 79 कॉलोनीज भी हैं। सबकी अलग अलग समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने जैसे कॉलोनीज की बात की कि इनको अनअप्रूव्ड है, इनको अप्रूव्ड कराने की बात थी। मैं जिस दिन से विधानसभा में गया, हर बार के विधानसभा के सेशन में मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, ये किसान, और दूसरा मुद्दा मेरा रहा है इन कॉलोनियों को अप्रूव्ड किया जाए। और अप्रूव्ड करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पानीपत में बुलाया था और उन्होंने यस किया था कि हम इन कॉलोनियों को अप्रूव्ड करेंगे, इनको वैध करेंगे। रही बात इन कॉलोनी में डेवलपमेंट की, आप को शायद जानकारी नहीं है कि जब तक ये कॉलोनियों का अप्रूव्ड का जब तक पेच नहीं फंसा था, तब से पहले मैंने इन कॉलोनियों के बहुत सारे इलाकों में डेवलपमेंट कराया। बहुत गलियां नलियां बहुत ज़्यादा बनी हैं। आज से पहले कोई भी विधायक जो भी जीत के जाते रहे हैं, वो इन कॉलोनियों की तरफ इसलिए नहीं देख पाए कि हजारों हजार गलियां हैं, हजारों हजार गलियां। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका पानी कहां पे निकलेगा, इनका डेवलपमेंट कैसे करा जाए, इन कॉलोनी के लोगों को नरक से बाहर कैसे निकाला जाए। मैंने उस दिशा में काम किया और उस दिशा में काम करके मैंने तमाम अधिकारियों को बिठाया और बिठा के जब मैंने पूछा कि भैया जरा इनका पानी कहाँ निकलेगा, क्योंकि पानी भर रहे होने के कारण वहाँ पे बुरा हाल है, आज भी बुरा हाल है। ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ जगह सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है, बट जो बचा है अभी भी निकासी की प्रॉब्लम के कारण ही तो पानी भरा खड़ा है और उसके कारण लोगों के घरों में पानी भी घुसा है। मैं तो मानता हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं, मगर जितना हम बाहर निकाल पाए
वो भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो भी पानीपत ग्रामीण की कॉलोनियों के विकास का एक इम्पोर्टेंट पहलू है। मतलब ये कहना मतलब ये कि वो अप्रूव्ड नहीं होती फिर भी काम चल रहा है। काम किया है, तब भी काम किया है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हमने तब भी काम किया है। और फिर उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि सर अभी ये कॉलोनियां अनअप्रूव्ड हैं, आप सीएम अनाउंसमेंट में हमें कुछ पैसा दीजिए। और लगभग 25 से 30 करोड़ रुपया उन्होंने मुझे यहाँ के अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में नाले ड्रेनेज बनाने के लिए दिया। अब मुझे ये समझ थी, जो पहले का कोई विधायक नहीं समझ पाया, पहले का कोई आदमी नहीं समझ पाया कि इनकी पानी की निकासी, इनका स्थायी बंदोबस्त कैसे करेंगे। मैंने ड्रेन नंबर 1 से सब कॉलोनियों का पानी जहां पे आके पड़ना है वहीं से लेवल लेना शुरू किया और सारी के सारी कॉलोनियों का नाला, एक बड़ा नाला जिसमें पानी आके डलता है, मैंने उसमें पानी डालने के लिए लेवल के साथ हमने वो नाले बनाने का काम शुरू किया। और नाले भी कैसे, ईंट का नाला नहीं बनाया मैंने, ईंट का नाला बनाता तो उतने में तो सारी कॉलोनियां भी पक्की हो सकती थी, मगर हमने एक ही बार तय किया कि इन कॉलोनी के लोगों को हम नरक से बाहर निकालेंगे और एक ही बार में ऐसा काम करेंगे कि दादा ले पोता बरते। इसलिए हमने आरसीसी के ड्रेनेज बनाने का काम शुरू किया और करोड़ों करोड़ों की लागत से हमने ये काम शुरू किया। उदाहरण के तौर पे इतने लंबे नाले जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम लोग तो वो अकल्पनीय काम कर रहे हैं और स्थायी बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि अगले 50 साल तक यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब ऊजा गेट से लेके और ड्रेन नंबर 1 तक लगभग एक 2.5 से 3 किलोमीटर तक का लंबा ये नाला करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे बनने वाला है, हम लोग उसको बना रहे हैं। दूसरा, उस पर काम बहुत जोर शोर से जारी है। दूसरा, गोपाल कॉलोनी का नाला, हम लोग रेलवे लाइन के पास से गोपाल कॉलोनी में अंतिम छोर से लेके और ड्रेन नंबर 1 तक काबड़ी रोड तक को नाला बना रहे हैं। सब वार्ड नंबर 22, 23, 24 को क्रॉस करते हुए 5.5-6 करोड़ की लागत से एक नाला, उस पर काम जोर शोर से चालू हो रहा है। फिर हमारा हरि सिंह चौक से लेके ये जो हरि सिंह कॉलोनी नूरवाला के पार से निकल के और यहाँ से घूम के नूरवाला को होता हुआ राधा फैक्ट्री के साथ से भावना चौक होते हुए देवी मंदिर पे एक नाला। हम लोगों ने अभी यहीं पे नूरवाला से लेके और ड्रेन नंबर 1 तक ये जो जितेंद्रा गन्नास वाली जो गली है, यहाँ से भी एक नाला हम लोग निकाल रहे हैं, वो भी करोड़ों रुपए की लागत से है। इतना बड़ा काम और सारा पानी सब कॉलोनियों का यहीं पे आना है, यही बात किसी ने नहीं सोची, यही किसी ने नहीं सोची। और फिर उसमें आरसीसी का नाला बन जाएगा, करोड़ों रुपए की लागत से बन जाएगा, ये तो किसी के दिमाग में आया भी नहीं। इसलिए सारा का सारा, क्योंकि गरीब व्यक्तियों के मकान है, हर आदमी एक बार तो मकान उठा लेगा, बार बार मकान उठा नहीं सकता है। 50 गज, 100 गज, 150 गज तक का मकान है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, ताजा खाता है, ताजा कमाता है। इसलिए मैंने पहले यही काम किया कि पहले ड्रेनेज बने, ड्रेनेज बन के जो बाकी गलियां बनेंगी उन गलियों का लेवल उस ड्रेन के लेवल के साथ होगा ताकि पानी आसानी से ड्रेन में आ जाए और इनकी जो एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का हल हो जाए। इस दिशा में करोड़ों करोड़ों रुपए के नाले हम लोगों ने बना दिए हैं और बनने में उन पे काम भी जारी है। लगभग 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रेनेज देके आप लोग इसके पानी की निकासी का स्थायी बंदोबस्त कर रहे हैं। मतलब आपकी सरकार में मतलब ये कॉलोनियों को कोई समस्या नहीं रहेगी जब तक? यस, कोई समस्या हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये भी आई कि हमारे यहाँ पे कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, इसमें बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केस कर दिया कि देखिए साहब अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, कॉलोनी के लोगों को गिराने के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गए। हजारों की संख्या में लोग अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएं कि भाई हमारा घर बचाओ जी, उस पर स्टे ले जी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और बात करके उस समस्या का भी हल निकाला और वो गुरु नानकपुरा था जिसको गिराने के लिए पूरा अमला तमला वहां पे पहुंच भी गया था हमने। और जो जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया था उनके साथ बातचीत करके और सरकार के साथ बातचीत करके उस समस्या का निदान भी कराया है। दूसरा, इतना ही नहीं किया है, हमने कहा जी इन कॉलोनी को अप्रूव करो। तो पूर्ववर्ती सरकारों ने तो जितनी ये 79 कॉलोनीज हैं, इन कॉलोनीज को अप्रूव कराने की बात तो करते रहे कि हम इनको वैध कराएंगे, मगर नक्शा तक भी नहीं बनाया। फिर मैंने सारे के सारे कॉलोनीज का सर्वे कराया। अब कुछ चीजों में टाइम तो लगेगा ही, अगर सर्वे करेंगे टाइम भी लगेगा।
तो मैंने उनका सबका पूरा का पूरा सर्वे कराया। सर्वे का 3 बार हम लोगों ने उसको वेरीफाई कराया। वेरीफाई करा के जब यहाँ के कमिश्नर ने, यहाँ के SC, ME, JE सब निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने जब उसको हरी झंडी दी, तब हमने उसको चंडीगढ़ भेजा। और चंडीगढ़ भेजा तो चंडीगढ़ में लगभग 40 के प्लस कॉलोनियों का हमारा वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है वेरिफिकेशन हो भी गया है, और 29 से ज़्यादा कॉलोनियों को उसमें हरी झंडी भी मिल गई है कि अप्रूव करने के लायक है, इनको अप्रूव किया जाए। अब वो जो काम सरकार के लेवल पे होना है, जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमारा काम बहुत तेजी के साथ आगे दौड़ रहा है। फिर बात यह आई कि भाई इन कॉलोनियों को हम लोग अप्रूव कर रहे हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस दें। तो डेवलपमेंट चार्जेस के लिए 1000 रुपये सरकार ने बोल दिया कि 1000 रुपये पर गज के हिसाब से देंगे। अब 1000 रुपये गज के हिसाब से ये गरीब आदमी ये कहाँ से देंगे? अब मैं वो लड़ाई लड़ रहा था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, आग्रह किया कि सर हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने हिसाब से दे सकें, इसलिए इस रेट को थोड़ा जेन्युइन कीजिए, रिजनेबल कीजिए ताकि ये लोग उसको भर सकें। हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस दिशा में बहुत ठोस कदम उठाया है और वो एक स्लैब प्रणाली अपना रहे हैं। इतने गज के प्लाट पे इतना, इतने गज के प्लाट पे इतना, उस पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम लोग उस प्रक्रिया को पार निकाल के इन कॉलोनियों को वैध कराएंगे। बिल्कुल ये वायदा कर रहे हैं आज वॉइस ऑफ पानीपत के मंच पर डांडा जी। समय चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी इनसे जवाब और सवाल करेंगे और इनकी जो बातें हैं वो हम सुनेंगे और क्या इनका अगला सपना है ग्रामीण विधानसभा को लेकर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ना दिलदानी तुम दिलदानी तारे तारानी, तेरे नदी तारे दानी, तेरे नाथ दारे दानी, ना दिलदानी तुम दिलदानी तारे तारानी। यदि आपने हमारे वॉइस ऑफ पानीपत के पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है एक बार फिर वॉइस ऑफ पानीपत पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रामीण विधानसभा से विधायक जो हैं महिपाल डांडा, इनसे बातचीत चल रही है। डांडा साहब, गांव की बात की, शहर और ग्रामीण इलाके होगी, कॉलोनियों की बात होगी, आपके पास 2 सेक्टर हो रहे हैं, एक हुड्डा सेक्टर है, एक इंडस्ट्री एरिया है। इंडस्ट्री एरिया में उद्योगपति कह रहे हैं इतना करोड़ों रुपए का हम लोग टैक्स भर रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और हुड्डा के सेक्टर हैं, वहाँ भी सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। उस पर जानना चाहूँगा क्या है। हुड्डा के जो सेक्टर में जहाँ पे इंडस्ट्री बसी हुई है, सेक्टर 29 है, 29 पार्ट 1, 2 और 25 पार्ट 1, ये सब हुड्डा के सेक्टर जिसमें इंडस्ट्री लगी हुई है वो सारे के सारे सेक्टर हैं। कुछ सेक्टरों को रिहेबिलिटेशन के तहत बसाया गया था जिनमें डाई यूनिट्स लगी थी और वहीं पर बहुत बुरा हाल है। जब ये सेक्टर काटे सरकार ने तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। उन्होंने इस चीज का आकलन ही नहीं किया कि हमारे यहाँ पे अगर हम लोग धागा डाई करते हैं तो कितना पानी 1 kg धागे पे लगेगा, और किया भी होगा तो शायद वो गलत किया होगा या कोई जानकारी गलत मिली होगी। और उस हिसाब से उन्होंने उन सेक्टरों को डेवलप कर दिया। सीवर सिस्टम प्रॉपर नहीं डला और जो STP प्लांट लगने थे वो STP प्लांट भी उतनी कैपेसिटी के नहीं लग पाए जितनी कैपेसिटी की इंडस्ट्री के लोगों को जरूरत थी। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने आते ही अभी लगभग एक 42 MLDC का एक जो STP प्लांट लगाया जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी सेवा में उद्घाटन करके गए थे। लगभग एक 28, 29, 30 करोड़ रुपए के आसपास का वो था, वो हमने लागू कराया ताकि इनका जो पानी है वो पानी प्रॉपर ट्रीट होके आगे जा सके। रही बात कि भाई पानी इतना निकल रहा है, उसके लिए हम लोगों ने सिवा गांव में किसानों की जमीन एक्वायर की, उसका अवार्ड भी हो गया और वहाँ से जो नाले के जरिए पानी, ड्रेनेज के जरिए जो पानी जाना है उस पानी को और तेजी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वो एसोसिएशन के लोगों की डिमांड्स पर हमने वहाँ पे बना दिया है, उस पर काम जारी है और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी समस्या से निजात भी मिल जाएगी। डाई यूनिट की जहाँ इनको प्लाट मिले हुए हैं वहाँ इनका आरोप है कि सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है। और वही बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि
उनकी हर गली का एस्टिमेट बना के, टेंडर बना के हमने भेज दिया है। लगभग 32 करोड़ रुपए उस काम के लिए पास हो गए हैं। उस पर सेक्टर 29 पार्ट 1 में तो काम भी शुरू हो गया है, पार्ट 2 में भी हम लोग बहुत जल्दी उस पर काम शुरू करने वाले हैं। मैं तो अचरज तब माना मैंने जब मैं विधायक बना, और विधायक बनते ही बहुत सारे 3-4 महीने के बाद जब बारिश आई तो बहुत सारी सेक्टर 6 की महिलाएं मेरे से मिलने के लिए आई। उन्होंने कहा कि भाई तब तो तू बड़े आजोड़ता था, वोट दो वोट दो, और वोट दे दी, अब देख हमारा क्या हाल हुआ पड़ा है, हमारे सीवर बैक मार गए। मैंने हुड्डा के डिपार्टमेंट के लोगों को कहा कि भाई आप जरा वहां देखो, चेक करो। उन्होंने मशीन भेज दी, साफ कर दिया, पानी क्लीन हो गया। 5 दिन बाद फिर बारिश आ गई, बारिश आई तो फिर वो सीवर बैक मार गए। तब फिर उन लोगों ने मुझे संपर्क किया, फिर मैं मोटरसाइकिल लेके गया देखने के लिए, और मैं सारे के सारे सेक्टरों की ये निकासी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको चेक करने के लिए गया। जब मैं उसको चेक करने के लिए गया तो मैं सेक्टर 6 में जब घुसा तो मुझे पानी की निकासी का कोई तंत्र ही नहीं मिला। तो ध्यान में आया कि रेलवे लाइन के साथ साथ वो पानी निकल रहा है, जितना निकल जाता है, जितना रहेगा तो उसके कारण वो बैक मारता है, सीवर बैक मारता है, कोई स्थायी समाधान नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन सरकारों ने ये सेक्टर डेवलप किए, खड़े किए, उनका पहला काम ये बनता था कि पहले वो एसटीपी प्लांट लगाते, फिर जितने सेक्टर में प्लाट है, माना मूलधन 100 रुपए, कि अगर एक सेक्टर में आपने 1000 प्लाट काटा है तो 1000 प्लाट को हम लोग ग्राउंड ऊपर की 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, यानी 3 बिल्डिंग्स बनी। एक बिल्डिंग में कम से कम एवरेज अगर 5 लोग भी मान के चलते हैं तो एक प्लॉट पे 15 लोगों की निकासी का बंदोबस्त, उनके रहन सहन, खान पीन, कपड़े, उनका मलमूत्र, इस सारे को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना पानी, कितना निकासी की व्यवस्था, इस हिसाब से वो सारे के सारे सीवर डलने थे, और फिर उनको कंप्लीशन लेटर देना था, तब जाके वो लोग अपना रहने के लिए अपनी व्यवस्था करते। मगर इस तरह का कोई प्लान ही नहीं था, खाली सेक्टर काट देना, लोगों से उनकी सुविधा के नाम पे पैसे ले लेना, पूरी सुविधाएं ना देना, ये पूर्ववर्ती सरकारों का ढमढमा रहा है। वो उसी पर खुश रहे कि हमने सेक्टर काट दिए, हमने यहाँ के लोगों को सुविधाएं दी हैं, जबकि सुविधाओं के नाम पे एक भी ओरिजिनल काम नहीं किया जिससे उनका स्थायी बंदोबस्त हो। जब मैंने उसमें मैंने काम किया, और जब मैंने उसमें इस समस्या को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, तब हमने एक बड़ा एसटीपी प्लांट यही अजीजुल्लापुर गांव के पास में लग रहा है, नहर के ऊपर ही, लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से ये एसटीपी प्लांट लग रहा है। इसमें सेक्टर 6, 7, 13, 17, 18 इन सब की निकासी का बंदोबस्त एक मुश्त हम लोग कर रहे हैं। काम चल रहा है। बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। मुझे लगता है अगले 6-7 महीने में वो सारा काम हो जाएगा। सीवर्स डलने का काम हमारा पूरा हो गया है, और बाकी जो काम वहाँ पे एसटीपी प्लांट में जो बचता है वही काम अभी बचा हुआ है। अगले 6-7 महीने में हम लोग इसको सीवर को कनेक्ट करके, और इस जो इसका सेक्टरों की जो समस्या है इसका स्थायी बंदोबस्त करेंगे। और सेक्टर में जो सड़कें थी बरसों से नहीं बनी थी, बरसों से, अब मुझे कहने में कति कोई अतिशोक्ति नहीं है कि हुड्डा के सेक्टरों में जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकारों ने काम करना चाहिए तो काम ही नहीं कर पाए। हुड्डा के पास पैसे नहीं, कहां पर तो ये हुड्डा दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी फंड्स देता था, लोन देता था, कहां पर वो पूर्ववर्ती सरकार उसको इस हालात में खड़ी करके चली गई कि उसमें 3-3.5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हुड्डा का ही हो गया। वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं रहा। राणा साहब, भारी बहुमत के साथ पहली बार सरकार आई है, नए पुराने लोग सारे जुड़े हुए थे आपके साथ। अब क्या हो रहा है कि गुटबाजी जो है बढ़ती जा रही है बीजेपी में, अलग अलग गुट बन गए। कौन सा गुट बन गया? आपको पता है सारा गुट कौन सा बन गया? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। गुटबाजी ना होती तो आप अपना मेयर भी बना सकते थे, ये गुटबाजी का ही नतीजा है। मेयर के लिए तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुल 6 पार्षद जीते थे, और 6 के 6 पार्षद अंतिम समय तक एक साथ थे। वो कहाँ गए? इधर उधर कौन हुआ है? सबके सब पार्षद थे, आज भी सबके सब वो लोग हैं। कहाँ फिर ये कांग्रेस के मेयर आ गए बीच में? बहुमत नहीं होगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से काम किया। पूर्ववर्ती सरकारें
जबरदस्ती करती थी, थोपती थी, डराती धमकाती थी, अपना पार्षद अपना मेयर बनाती थी। हमने कहा कि हम लोग स्वस्थ प्रशासन देंगे और एक सुदृढ़ प्रशासन देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे, इसलिए हमने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाया। उसमें अगर हमारी पार्टी का मेयर नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, बड़े नजदीक थे, पार्षद थे, जीतने के कागार पर खड़े थे। एंड टाइम पे अंदर ऐसी क्या राजनीति चलेगी? कोई राजनीति नहीं चली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास स्टार्टिंग से 6 पार्षद थे, 6 के 6 पार्षद हमारे साथ में रहे और जो भी मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और ये सब का राइट है चुनाव लड़ने का। जो लड़ा, हमने किसी पर कोई प्रेशर, हमने किसी पर किसी प्रकार का दबाव, किसी भी पार्षद को पूर्ववर्ती सरकारों की तरह धमकाना, ठुकाना, लालच देना नहीं किया। नहीं बने तो नहीं गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आए। तो फिर ये भेदभाव क्यों? कुछ पार्षद भी आरोप लगा रहे हैं कि महिफल डांडा जो ग्रामीण से हैं, जो इलाका उनके अंडर में आता है, नारियल वो फोड़ के चले जाते हैं उस कॉलोनी, जो कि पार्षद को बताया तक नहीं जाता, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे आपकी पार्टी के हैं। अगर कोई पार्षद मुझ पर भी इल्जाम लगा सकता है, मेरे जैसे एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर भी, तो मैं तो ये कहूंगा कि उसकी मानसिकता में कहीं कोई त्रुटि है। जो भी कोई पार्षद मेरे पास आया, मैंने किसी भी पार्षद से कभी भी किसी भी प्रकार के काम से कोई ना नहीं किया और मैं हर पार्षद को बताता हूं कि देखिए भैया, हम लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग आइए। अगर पार्षद ही ना आए तो उसमें मेरा क्या दोष है? बुलाते हैं आप? यस, कांग्रेस का बीजेपी कोई भी है, मेरे लिए कांग्रेस बीजेपी कोई मायने नहीं रखती। मैं सबका विधायक हूँ, सब लोगों के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ। वो भी जीते, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। उन जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना ये मेरी प्राथमिकता है और मैं उस प्राथमिकता से एक कदम भी इधर उधर नहीं हूँ। आपके ग्रामीण से ही एक पार्षद हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी के और भी पार्षद हैं। एक पार्षद के ही कॉलोनी में इतना विकास कार्य हो रहे हैं, बाकी दूसरे जो बीजेपी के अनअप्रूव्ड उसमें बैठे हुए हैं, वो रोना रो के बैठे रहते हैं कि हमारे को ये गच्चा दे दिया जाता है कि अनअप्रूव्ड है। और एक पार्षद ऐसा है कि पूरी की पूरी उसने कॉलोनी सुधार दी, पूरा का पूरा वार्ड सुधार दिया। कहीं पर रेवेन्यू रास्ते ज्यादा है, कहीं पर रेवेन्यू रास्ते कम है। रेवेन्यू रास्ते पक्का करना, ये सरकार की तरफ से हमने एक नोटिफिकेशन जारी करा था, उसके तहत वो रास्ते बनेंगे। रही बात डेवलपमेंट की, कि ये ठीक है कि किसी वार्ड में थोड़ा पैसा ज्यादा लगे, किसी वार्ड में पैसा थोड़ा कम लगा है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उसमें भी मैंने यही कहा है कि सब की सब जितने भी कॉलोनीज में रेवेन्यू रास्ते हैं, सबके सब रेवेन्यू रास्तों को पक्का करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आप उन सब का एस्टिमेट बनाइए और सब रास्तों को पक्का करिए। ये हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, रिफाइनरी भी आपके ही इलाके में आती है। नौकरियों का बड़ा शुरू से ही रहा है कि नौकरियां नहीं मिल पा रही, जगह एक्वायर हुई, पिछली की सरकार कुछ कर नहीं पाई, आपसे बड़ी उम्मीद थी। नौकरी के बारे में कुछ हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो नौकरियों में सबसे ज्यादा पारदर्शिता लेके आए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में उनके चहेतों को नौकरी मिलती थी, उनके वर्कर्स के बेटों को जैसे भी वो समाज में चर्चा चलती है कि वो करप्शन के द्वारा भी नौकरी मिलती थी, हमारी सरकार ने उसको बिल्कुल एक मुश्त बंद किया है। ये जो करप्शन करके जो सर्विसेज मिलती है, अप्रोच करके जो सर्विसेज मिलती है, उसके कारण ही हमारे यहाँ पे निठल्लापन आया हुआ है। योग्य व्यक्ति रह जाता है, अयोग्य व्यक्ति जब उस सीट पर बैठता है तो कहीं न कहीं सुचारू रूप से सुशासन करने में दिक्कत आती है। हमारी सरकार ने एक सपना लिया कि हम लोग और दूसरे लोगों में फिर अंतर क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो वो अलग दिखे तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर में जैसे हमारी सरकार बनी आते इंटरव्यू रद्द कर दिए और उसमें जितने भी लोग अपना रिटर्न्स क्लियर करके जाएंगे, जो मेरिट बनेगी उसी के हिसाब से सर्विसेज लगनी शुरू हो गई। जो हमारी रिफाइनरीज है, इसमें जितनी भी वैकेंसी निकलती है, देश भर के लोग उसमें फॉर्म भरते हैं। देश भर के लोगों में जो मेरिट पे लोग आते हैं, उन लोगों को हमने यहाँ पे सर्विसेज दी है। वो आपके बात नहीं बात
हरियाणा की सरकार ने भी यही निर्णय लिया कि आप लोग पारदर्शिता के साथ सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे, रिक्रूटमेंट जो हमारा होगा वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगा। कोई एक आदमी बोले कि ये करप्शन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये व्यक्ति लगा है, ऐसे ऐसे लोग सर्विसेज में लग गए जो ये कहते थे कि साहब हमने 3 बार ये एग्जाम दिया, 4 बार दिया, मगर इंटरव्यू में हम लोग सब रह जाते थे। पहली बार जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, पहली बार जो रिटर्न दिया, उसी में उनका बेड़ा पार हो गया। वो कहते हैं कि ऐसी सरकार हमने कभी देखी नहीं है और ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग यहाँ के नौजवानों को रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। तो रिफाइनरी के तो आसपास के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, जिनकी जमीनें उस समय एक्वायर की गई थी। 25 साल पहले रिफाइनरी लगी, उस 20 साल और 25 साल में जो भी सरकारें हुई उन्होंने उनकी रिक्रूटमेंट की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? उनसे जो वायदे किए वायदा पूरा क्यों नहीं किया? आज का सिनेरियो बदल गया है। आज का सिनेरियो बदल गया है कि रिफाइनरी पूरी डेवलप हो गई है और रिफाइनरी डेवलप हुई तो वादा खिलाफी तो पूर्ववर्ती सरकारों ने की है। हमने तो कोई वादा खिलाफी किया ही नहीं। हमने तो कहा हम ईमानदारी के साथ रिक्रूटमेंट करेंगे। वादा खिलाफी की उम्मीद आपसे है? देखिए उम्मीद है, अब उम्मीद हर उम्मीद को ठीक करके हर उम्मीद खाली हमसे ही हो, मगर हम भी तो एक व्यवस्था तो खड़ी करेंगे ना। उस व्यवस्था में कहा कि कोई भी फार्म भरेगा उसके साथ अगर वो क्लियर करता है तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव लोग नहीं करेंगे। दादा जी, टोल टैक्स की बात करें, मतलब जब आप सत्ता में नहीं थे, आपकी पार्टी के लोगों ने मुद्दा उठाया था ये टोल टैक्स का। सत्ता में आ गए, भूल गए। आज भी टोल टैक्स का मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है कि शहर का व्यापारी या शहर के लोग क्यों टैक्स दें। जब ये टोल टैक्स यहाँ पे लगाया जा रहा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, टी.आर. बालू, सोनिया गांधी जी यहाँ पे आए थे और हमने काला झंडा दिखा के कहा था कि भाई ये यहाँ पे जो टोल बन रहा है टोल गलत है, इस टोल को यहाँ पे मत बनाइए। हम उसका विरोध किया, मगर सरकार ने उस वक्त की पता नहीं क्यों निर्णय ऐसा लिया कि अभी जो लोग इस टोल के इधर उधर से आते जाते नहीं है उनको भी टोल देना पड़े। और उस वक्त की हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी उसी का नतीजा ये निकला था कि जो भी अपने यहाँ का व्यक्ति तो ऊपर शहर का रहने वाला है वो अपना आई कार्ड दिखाएगा तो उसको 5 रुपए, बाकी लोगों को 25 रुपए देना पड़ेगा। मैं तो शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये जो टोल है ये फ्लाईओवर के ऊपर लगना चाहिए। अगर फ्लाईओवर के ऊपर लगेगा तो जो भी फ्लाईओवर से निकलेगा, क्रॉस करेगा, वो फ्लाईओवर का उसका जो L&T कंपनी का जो चार्जेज है वो पे करेगा। मगर ये अब हम लोगों पे ठीकरा फोड़ना या ये हम लोगों को बोलना कि भाई अब तुम आ गया, तुम्हें ऐसे हमें ये उम्मीद है। जो चीज उस वक्त की टर्म्स एंड कंडीशंस में जुड़ा होगा, जिन लोगों ने जुड़वाया होगा, ये नाकामी का ठीकरा उन लोगों के ऊपर फुटना चाहिए। मैंने माननीय गडकरी जी से समय लेने की बात की थी, अभी मेरे से वो लोग मिले भी थे और मैं उनको आश्वस्त भी किया कि मैं आदरणीय गडकरी जी से मिल के इसके बारे में आपकी समस्या को अवगत कराऊंगा और इसका जैसा भी निपटान होगा हम निपटान कराने का प्रयास करेंगे। इसी बात पे आ रहा हूँ मैं, आपके ही पार्टी में जो बीजेपी के सांसद हैं, रिबन काट की एक सड़क जो है हुड्डा के उसमें बनी हुई है, सड़क है वहाँ रिबन काट के लोगों के लिए रास्ता बनाए जाते हैं। ऐसी क्या रही कि टोल कंपनियों की प्रशासन के साथ हमारे सांसद महोदय से इस बात का जवाब लेंगे तो बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मगर मैं ये कहूँगा अगर ये रेवेन्यू रास्ता है तो इस रेवेन्यू रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता। मगर ये बताया जाता है कि भाई कंपनीज में उस वक्त सरकार में क्या एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये बंद किया या खोला है, उसकी एक बार विस्तृत जांच होनी चाहिए। और ये अगर रेवेन्यू रास्ता है तो इस रेवेन्यू रास्ते को बंद नहीं करना चाहिए। अगर ये रेवेन्यू रास्ता है और ये बंद किया है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो सांसद महोदय को नॉलेज नहीं थी इस चीज की, उन्होंने मतलब जोश में आके रिबन काट दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने जोश में आके रिबन काटा है या कैसे किया है, बट अगर वो रिबन काटने के लिए आए हैं, वो रिबन काट के यहाँ पर अगर इसका सड़क का निर्माण का बात करके गए तो उनके फंड्स में से ही वो सड़क बनाने का उन्होंने निर्णय लिया था। मुझे लगता है कि वो अपने निर्णय को पूरा करें। तो रातों रात ये मतलब ऐसी क्या होगी कि रातों रात वहाँ पेड़ भी बहुत गलत किया गया, ये बहुत गलत किया है, ये बहुत गलत किया है।
रातों रात उस पर इस प्रकार की कार्रवाई करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गलत काम किया है, ये नहीं होना चाहिए। आपने एक वायदा और किया था कि जीटी रोड के ऊपर 2 अंडरपास बनने थे, एक तो गांजबड़ के पास बनना था, वो अधूरा रह गया, वो वायदा नहीं पूरा कर पाया। एक आपने मेरे ख्याल शिवा में भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। वैसे मैंने वायदा नहीं किया था, मैं एक बात बता दूं, वायदा तो मैंने ये किया था कि हमारे पानीपत में हमारी लाइफ लाइन सिर्फ एक जीटी रोड ही है। मैंने वो सब काम किए जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। कल्पना की बात कर रहा हूँ। अभी तो आपने मुझे पूछा नहीं कितने करोड़ रुपए में लेके आ गए। मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि भाई हमारा एक जीटी रोड है, अगर इसी पे कभी जाम लग जाए, कोई बात हो जाए तो किलोमीटरों लंबा जाम लग जाता है, पूरा शहर फंस जाता है, आने जाने वाले यात्रियों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तब मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, ये हमारा जो ड्रेन नंबर 2 है, इस ड्रेन नंबर 2 से और हमने छाजपुर के आगे जाके ये एक बाईपास निकालेंगे और शहर के चारों तरफ हम लोग बाईपास देंगे। ये किसी ने भी नहीं सोचा और मैंने इसके 55 करोड़ रुपए पास कराए। आज उसके ऊपर काम चल रहा है। हमने वहीं से चल के फिर हम सुनौली रोड पे आएंगे, सुनौली रोड से फिर हम लोग चौटाला रोड पकड़ेंगे। तो चौटाला रोड मुश्किल से बहुत एक ट्रैफिक निकल जाए इतना फीट का रास्ता था। मैंने निर्णय लिया कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग इधर से बाईपास दे रहे तो बाईपास 4 लाइन होना चाहिए, इसलिए वहां से लेकर वहां तक का 18 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग वहां पर 4 लाइन का बाईपास हम लोग को बना रहे हैं। फिर हमने निर्णय लिया था कि हम लोग बस स्टैंड को शहर से बाहर करेंगे, क्योंकि जाम का एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हम शिवा में उस बस स्टैंड को शिफ्ट कर रहे हैं। एक मिनी बस स्टैंड हम लोग यही सेक्टर 13-17 में शिफ्ट करेंगे। उसकी प्रपोजल, उसकी फाइल बनके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चली गई है। बहुत जल्दी उसकी अप्रूवल मिलने की संभावना भी है। अब वहीं से जब सारा ट्रांसपोर्टेशन चलना है, तब मैंने फिर जो बाहर का बाईपास है, जो नहर के साथ का जो बाईपास है, उस बाईपास के लिए भी अभी 13 करोड़ रुपए मंजूर कराए, ताकि उसको भी थोड़ा दुरुस्त किया जाए, नई सड़क वहां पे बनी जाए और वो रिफाइनरी तक जाएगी। उसके भी अभी 13 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मगर मैंने इतना ही नहीं सोचा, मैंने इससे भी आगे बढ़ के सोचा। जो हमारे यहाँ से हरियाणा से सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री बन के गए। जब वो रेल मंत्री बन के गए तो मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा जनाब मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? मैंने कहा सर हमारे यहाँ पे 2 फ्लाईओवर में चाहिए। और मैंने कहा एक तो ये बाईपास है और दूसरा शहर के अंदर से हमारे काबड़ी रोड है। उस काबड़ी रोड पे हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, इंडस्ट्री वहाँ है, कई गांव लगते हैं, वहाँ पे भी अगर हमें एक फ्लाईओवर मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने हमारे दोनों फ्लाईओवर मंजूर कर दिए बिना बाईपास को ध्यान में रखे हुए। 2 बड़े काम जो किसी ने सोचे भी नहीं। फिर इधर रामलाल चौक से लेके ये भी काम मैंने किया है। रामलाल चौक से लेके एक दिन मैं टीडीआई के पुल पे खड़ा था। मैं देखा पुल बन गया टीडीआई का और ये तो सफेद हाथी बन के खड़ा हो गया, इसका यूज क्या? तब मैंने उस वक्त के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर समीर पाल सरो को कहा कि भैया एक बार जरा इधर आइए। वो मैंने कहा अपने तहसीलदार को भी बुलाओ, एडीसी को भी बुलाओ, डीआरओ को भी, सब लोगों की टीम आई और हमने उसको वहां का सर्वे किया। और सर्वे करके मैंने उनको कहा कि देखो भाई ये जो सीधी सड़क जा रही है ये तो हुड्डा की सड़क है ना? कंफर्म किया कि हुड्डा की सड़क है। ओके, तो क्यों नहीं हम लोग इस फ्लाईओवर को काबड़ी रोड के साथ अटैच करके और रामलाल चौक तक इसको लेके जाएं, तो एक बाईपास ये शहर के लोगों को मिलेगा। और इसलिए जैसे मेरे ये प्लान दिमाग में आया तभी मुझे वो काबड़ी रोड का जो फ्लाईओवर मेरी खोपड़ी में था और मैंने उसको तभी अमली जामा पहनाया और वो भी फ्लाईओवर पास होगा। आपको पता है कि वो करोड़ों रुपए की लागत से बढ़ रहे, दोनों पे काम जारी है, काम उसका स्टार्ट हुआ पड़ा है। अभी यहाँ पे हमने 6 एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। टीडीआई से लेकर हम लोग सीधा जाएंगे और फिर हम लोग बिल्कुल जो काबड़ी रोड है उस काबड़ी रोड के साथ हम लोग उसको टच करेंगे। अब रामलाल चौक वाले इस रोड से टच करेंगे तो उसके कारण शहर में जितनी इंडस्ट्री है, शहर के जो इधर के लोग हैं, जो लोग सेक्टर में बस गए, जिनकी फैक्ट्री वहां पे है, या जिन लोगों ने इधर से करनाल जाना है या बाहर कहीं जीट रोड पे जाना है, तो अंदर का सारा रस कम हो जाएगा। इसलिए करोड़ों रुपए की लागत से हम लोग इसको भी बनाने वाले हैं। यानी कि अगर मैं कहूं, रही बात गांव की, गांव में मैंने पूरे गांव का सर्वे कराया। सर्वे करा के कहा कि जो भी जिसका काम पेंडिंग बचता है
वो सारे काम का एस्टिमेट बनाइए। उस सारे काम का हमने मोटा मोटा एस्टिमेट ले लिया। एस्टिमेट लेके बहुत सारे गांव में मैंने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं दे भी गया हूं, बांट भी चुके हैं हम लोग। और बहुत बड़ी संख्या में काम के लिए पैसा HRDF के माध्यम से हम लोगों को अभी मिलने वाला भी है। जितने काम की प्रपोजल आई, सारे के सारे काम की प्रपोजल हमारी मंजूर हो गई है और वो सब सरपंच के अकाउंट्स में वो पैसा आने वाला भी है। अब कोई काम नहीं छोड़ेंगे। उसमें 2 महाग्राम योजना के अंतर्गत हमने 2 गांव लिए और उन 2 गांव में हमने सिवा गांव और ददलाना गांव लिया है। दोनों गांव में सीवर, दोनों गांव में नई पानी की पाइपलाइन, उन गांव में शहरों जैसी सुविधा, ये काम भी हमारी ही सरकार, और जिस काम को किसी ने सोचा नहीं वो काम भी हम ही कर रहे हैं। जो आपने गोद लिया गांव था उसमें यस, रजापुर जो गांव मैंने गोद लिया उस गांव में 1 करोड़ रुपए के सब एस्टिमेट बना के उसमें काम पूरा जारी है। वहाँ की सड़कें बन रही, गलियां बन रही हैं। वहाँ पे स्कूल की मैंने बात की थी, 8th तक का स्कूल था तो उसको +2 तक का करवाना, वो +2 तक का स्कूल मैंने करवा दिया है। कि जब मैं कई बार काम के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ वो कहते हैं कि भाई 90 में से एक ही विधायक थोड़े नहीं है यार, बाकी भी विधायक होंगे। इतना पैसा अगर मैं कहूँ करोड़ों में जोड़िए ना, 80 करोड़ रुपए के आसपास में उड्डा की निकासी का बंदोबस्त, 32 करोड़ रुपए का सेक्टर 29 पार्ट 2 के लिए, और 20-25-30 करोड़ रुपया हमारा ड्रेनेज के लिए। ड्रेनेज के अलावा जो गलियां बनी हैं, सब की सब स्ट्रीट्स जो बन गई हैं उनके लिए 55 करोड़ रुपए का बाईपास, 18 करोड़ रुपए का एक बाईपास, 13 करोड़ रुपए नहर के साथ वाला बाईपास, और सबसे बड़ी एक और बड़ी बात, बरसत रोड, ये 4 लाइन होना चाहिए। और ये इस जो STP लग रहा है अजीजुल्लापुर के पास जो फ्लाईओवर है, ये जो पुल है नहर का, यहाँ तक का 23 करोड़ रुपए की लागत से ये इस पे भी काम शुरू हो गया। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपने गिना दिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ गुफ्तगू और करेंगे डांडा साहब के साथ और उनके प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नादिरदानी तुंदिरदानी तादारे तादानी तेरे नदी तारे दानी तेरे नाथ दारे दानी नादिरदानी तुंदिरदानी तादारे तादानी। यदि आपने हमारे वॉइस ऑफ पानीपत के पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद। महिपाल डांडा जी से बातचीत चल रही है। बड़े बता रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट उन्होंने, कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। सर, बस अड्डे का जो मामला बता रहे हैं, सिवा में जाना है बस अड्डा, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों की एक राय भी यही है कि बस अड्डा यहीं रह जाए, इसको ऊपर फ्लाईओवर के साथ जोड़ दिया जाए। 4 मंजिला अगर जो बन जाएगा, एक माल बन जाए, नीचे वर्कशॉप भी हो जाए, बस अड्डा भी हो जाए, वो कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है ऐसा कुछ? देखिए, इस सारे पे बहुत विस्तार से टेक्निकल विभाग के साथ बातचीत हुई है और टेक्निकल विभाग से जब बातचीत हुई तो उसमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही है और क्लियरिटी के कारण यहां पर यह चीज संभव नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि विरोध करने के लिए होता है। अब जहां जहां भी करनाल का बस स्टैंड बाहर निकाल दिया, करनाल के लोग सुखी। झज्जर का बस स्टैंड बाहर निकाला, झज्जर के लोग सुखी। यमुनानगर का बस स्टैंड बाहर निकालने की बात है, वो लोग सुखी। ऐसे जहां जहां भी ये बस स्टैंड बाहर निकले हैं उन सब जगह के लोग सुखी हुए हैं। यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है किसी भी तरह की। हर बस स्टैंड को हम लोग इधर से उधर तक कनेक्ट कर रहे हैं। किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस प्रोजेक्ट से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यह हम लोग बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं। आपने एक बीच में बात उठाई थी कि भाई गांजबड़ गांव में आपने प्रॉमिस किया, सिवा गांव में आपने प्रॉमिस किया। मैं आदरणीय गडकरी जी से जाके मिलकर आया था इसके बारे में। उन्होंने हमारा सर्वे कराया, गांजबड़ गांव में कितना ट्रैफिक निकलता है, उसके हिसाब से अंडरपास बनेगा। और सिवा गांव में भी जो अंडरपास की बात आई तो सिवा गांव तक की जो 12 लाइन जो हमारा जिट रोड बन रहा है, मैंने उनको आग्रह किया कि सर
आप लोग यहां तक मत करिए, जहां तक ये फ्लाईओवर शुरू होता है उस फ्लाईओवर तक करिए, वो उस फ्लाईओवर तक होगा। और उस फ्लाईओवर तक होने के लिए बीच में जितने भी कट्स हैं, और क्योंकि बस स्टैंड वहां पे है इसलिए वहां पे हम लोग अंडरपास तो नहीं, उस पर फ्लाईओवर बनने का प्रावधान वो डल गया है। मुझे लगता है कि उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। रही गांधीबड़ गांव की बात, उसमें मेरी 2-3 दौर में बातचीत हो चुकी है, देखते हैं, प्रयास मेरा जारी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्या दिमाग में चल रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ग्रामीण में लाया जाए कि लोग वर्षों वर्षों तक उसको याद रखें? कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? यस, हमारी शुगर मिल है ना, वर्षों वर्षों तक जिसके ऊपर लोग राजनीति करते रहे, वो लोग उसमें एक कदम भी आगे नहीं चल पाए। हमने तो लैंड भी खरीद के कोऑपरेटिव के नाम कर दी, हमने तो उसके फाइनेंस का इंतजाम भी कर दिया। पूर्ववर्ती सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, वो 300-400 करोड़ रुपया एकदम नहीं देने में असमर्थ थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी दरियादली दिखाई है और हमारी वो फाइल भी फाइनेंस में पास होकर आ गई है। 350 करोड़ रुपया, 38 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे लेके आ रहे, बड़ा प्रोजेक्ट। दूसरा, हमारे यहाँ पे पशुओं के लिए मैं वही कहा ना कि जो काम किसी ने भी नहीं सोचा मैं वो सब करूंगा। ये लोग सोच भी नहीं पाए थे मैं इसको शुगर मिल को शिफ्ट करेंगे ही, हम करेंगे। पशुओं के लिए कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं, और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी कि आदमियों को जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है उसके लिए जैसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, पशु है उसको अगर कहीं कट जाए, पिट जाए, कहीं उसको चोट लग जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज वाला हॉस्पिटल, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं। मैंने सोचा और सोच में उस पर काम कर रहा हूं। 5 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा। अड़ताड़ी गांव में हमने उसकी जमीन ओके भी कर दी है। परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं उस प्रोजेक्ट को भी लेके आऊंगा। ये पानीपत के किसानों के लिए और जो पशुधन के साथ जो अपना व्यापार चलाते हैं, अपना काम करते हैं, वो भी क्योंकि एक जान है, उसके लिए भी किसी ने चिंता नहीं की। उसकी भी चिंता हम ही लोग करके उस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग वो वहां पे बना रहे हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। और ये सारे के सारे एक प्रोजेक्ट ही हैं। शहर को चारों तरफ बाईपास के साथ जोड़ना, शुगर मिल को बाहर करना, महाग्राम योजना में सिवा गांव, बदौलाना गांव में सीवर, पीने के पानी की पाइपलाइन, ये सब प्रोजेक्ट हैं। हमारे जो कॉलोनीज है उन कॉलोनीज को अप्रूव कराना, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके पानी की निकासी की व्यवस्था कैसे करें, जिसके बारे में कभी किसी ने सपने ने भी नहीं सोचा, उतने के नाले बना के आप लोगों के सामने हैं। हम लोग उनके साथ सब लेवल लेके हम लोग वो गलियों में से पानी उनका उतारेंगे लंबे समय तक, उन लोगों के लिए व्यवस्था। और इतना ही नहीं, मैंने इन कॉलोनियों के लिए सीवर का और पीने की पानी की पाइपलाइन का इसका सर्वे करा दिया है। लगभग पहले जो सर्वे किया था वो 116 किलोमीटर का पीने की पाइपलाइन का बना था, मगर जब दोबारा हमने सीवर के साथ उसका सर्वे कराया है तो वो 136 या 146 कुछ इतने किलोमीटर की बनती है। उसकी हमने कहा कि इसका प्रोजेक्ट बनाइए, इसकी आप एस्टिमेट बना के आप लोग ऊपर भेजिए। हमने उसको मंगा लिया है। जैसे कॉलोनी अप्रूव होंगी, नहीं तो फिर उसमें 1 साल उसका एस्टिमेट बनेगा जी, ये करेगा जी। मैं तो एडवांस में सब कर रहा हूँ, एडवांस में ही। जैसे कॉलोनी अप्रूव होगी उधर से हम लोग फंड जारी करा के हम लोग इस काम को शुरू कराएंगे। शहर को बाईपास के साथ जोड़ना किसी ने सोचा नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा साहब। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हमारे तो चारों तरफ से काम जारी है। हर गांव में स्टेडियम में, हमारे बुढ़श्याम गांव में स्टेडियम था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी नींव रख के गए थे। 2 करोड़ की लागत से बनने वाला था, मगर उसका काम अटका खड़ा रहा। 80 लाख रुपए उनके उस फंड में आए थे। मैंने आने के बाद 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए उसमें डलवा के वो काम लगभग फाइनल टच पे है। अब लोग उसमें कभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, आदरणीय वेद साहब से बात करके, जिस भी बड़े वरिष्ठ नेता के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ड्यूटी लगाएंगे, उससे हम लोग उसका उद्घाटन भी कराने वाले हैं। हमारा जो पिछली सरकार में जो कॉलेज जाटल गांव में जो मंजूर हुआ था, उसका काम हम लोगों ने अभी आके पूरा कराया है। और पूरा करा के इस बार से उसमें क्लासेज भी लगनी शुरू होंगे। जैसे अब आपने उसी बात पे मुझे ध्यान में आया कि पता नहीं पूर्ववर्ती सरकार है और उनके नेता और हमारे नेता कहां सोते थे, क्या करते थे। टेक्सटाइल अब पानीपत में, मगर टेक्सटाइल के स्कूल्स पंचकुला में लेके चले गए। भिवानी के रेत के टीले पे किरण चौधरी जी लेके चली गई। यहाँ के जो विधायक चुने जाते थे
यहाँ पर बने हुए थे नुमाइंदे, उन्होंने किसी ने भी विधानसभा में ये आवाज ही नहीं उठाई कि देखो भाई हमारा टेक्सटाइल का हब तो पानीपत में है, सारा काम तो पानीपत में होता है और आप लोग इनको वहां क्यों लेकर जा रहे हो। इसलिए मैंने जो जाटल का कॉलेज है उसमें टेक्सटाइल की क्लासेज लगाने की बात कह के उसमें ऐड करा दी, उसकी क्लासेज हमारे यहाँ पे लगेंगी। करोड़ों करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप लोग हिसाब लगाएंगे तो 750 करोड़ से ज्यादा का पैसा हम लोग पानीपत ग्रामीण में लेके आ रहे हैं। हमारी कॉलोनियों में इस प्रकार की हालत थी कि टाइट गलियां हैं, गरीब लोग हैं, पानी भरा पड़ा कीचड़ है, अगर किसी के बच्चे की कोई शादी हो, किसी बच्चे का अगर कोई जन्मदिन हो, अगर कोई फंक्शन घर में हो तो कर ही नहीं सकता था। गली के लोग मिट्टी की 4 ट्राली के पैसे इकट्ठे करते थे, वह गली में डालते थे और डाल के तब अपनी ब्याह शादी ये निपटाने का काम करते थे। मेरे को बात पहले दिन से खुरकती थी, पहले दिन से खड़कती थी। इसलिए मैंने उनके लोगों को कहा कि भाई तुम्हारी कोई सोसाइटी की, तुम्हारी बिरादरी की कोई धर्मशाला के लिए तुम लोगों ने कोई जमीन ये कुछ ले रखी है क्या। तो मेरे पास लगभग 42 के आसपास में ऐसी अलग अलग सोसाइटियों के आवेदन आए कि जी हमें पैसा दो। जब मैं वहां पे देने के लिए गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि साहब 5 लाख रुपए दे दो, 7 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो। मैंने तब उनकी बिल्डिंग को जाके देखा, एक एक बिल्डिंग को खुद जाके देखा है। और जब मैंने वहां पे जाके देखा तो किसी ने पहले 5 दिए होंगे, किसी ने 2 लाख दिए होंगे, तो 4 इंची दीवार खड़ी है, लेंटर डैमेज हुआ पड़ा है, प्लस्तर उसमें आया नहीं है। इस तरह का काम 20 साल से वो काम पड़े अधूरे पड़े हैं। मैंने कहा सबको गिराओ, और सबको गिरा के जहां पे मेरे से 5 लाख रुपए मांगा था, मैंने वहां 36 लाख रुपए में धर्मशालाएं ऐसी बनाई उन लोगों के लिए कि ऐसी शानदार कोठी टाइप आप जाके देखेंगे, आप अद्भुत आपको वहां पे एक नजारा देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 करोड़ रुपए में इसी काम के लिए लेके आया और मैंने सारा का सारा पैसा उसी काम के ऊपर लग रहा है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरा एक ड्रीम भी, एक सपना भी है, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उसको पूरा कराऊंगा आने वाले दिनों में, कभी भी हो मैं उस प्रोजेक्ट के पीछे लगा हूं। रेन्यूअल प्रोजेक्ट, जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमारे यहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, और जो ग्राउंड वाटर है वो बड़ा पोल्यूटेड भी है, और उसके कारण यहाँ पर लोगों को पीने के पानी से बहुत सारे बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने मेरी इस बात के ऊपर सैंपल लिए, सैंपल कई जगह के मेजोरिटी में पास हुए हैं, मैं ये भी मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मगर कुछ जगह के वो पोल्यूटेड भी आए हैं। मैंने कहा सर हमारा ग्राउंड वाटर तो नीचे चला गया, रेन्यूअल प्रोजेक्ट है, उस रेन्यूअल प्रोजेक्ट को मैंने उसका एस्टिमेट बनवाया और लगभग एक 650 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनवा के मैं पूरे शहर को, उसमें आउटर कॉलोनियां भी, उसमें 5-7 गांव भी जुड़ते हैं और हुड्डा भी सारे जुड़ेगी, बिल्कुल प्योरीफाई पानी ये उपलब्ध कराना, ये मेरी प्राथमिकता है। और 24 घंटे पानी उपलब्ध हो, उसके लिए मैंने संप कहां बनेंगे, उसकी पाइपलाइन कहां से जाएगी, आप कल्पना करेंगे ये सारा काम ग्राउंड का हमने कर दिया। मगर जैसे ही वो सीएम अनाउंसमेंट में गया तो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई देखो ये कैसे बना सकते हैं, अभी तो शुगर मिल की भी बात कर रहा है, अभी 600-700 करोड़ रुपए का ये भी बात है। तो सारी बातें जब मेरी हुई, उन्होंने कहा नहीं नहीं महिपाल जिसको ड्रॉप करते हैं। मैंने कहा नहीं सर, वहीं पे कृष्ण कुमार जी भी थे, वहीं रोहिता जी भी थी, वहीं पर रविंदर जी भी थे। मैंने कहा नहीं सर आप ड्रॉप मत करिए, इसको डिले कर लीजिए, कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा तो अगली बार में अगले साल में कर देना, अगले साल के बजट में हम आपसे कुछ और नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे कि पीने के पानी की हमारी साफ पानी हम लोगों को मिल जाए, हमारा ग्राउंड वाटर हमने बचाना है, इस ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए यमुना के साथ अगर हम लोगों को ये रिन्यूअल प्रोजेक्ट लगा देंगे तो उसका पानी हम लोगों को मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा काम है, मैं उम्मीद करता हूं और शहर के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं, अपने पानीपत ग्रामीण के लोगों को भी, कि इस प्रोजेक्ट, ये मेरा ड्रीम है, परमात्मा ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो इस प्रोजेक्ट को भी मैं पक्का मंजूर कराऊंगा। बिल्कुल, आमने सामने में महिपाल डांडा जी थे हमारे साथ, बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने गिनाए और उनकी अगली क्या प्राथमिकता रहेगी उनके बारे में इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। आज बस इतना ही, और किसी बड़ी राजनीति हस्ती से हम आपको जल्दी मिलाएंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।